ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के बीच जो जंग है उसका आज 12वां दिन है। लगातार ईरान और अमेरिका इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और सबसे बड़ी जो चिंता है वो है जो अन्य देश है उनके लिए, क्योंकि जितना भी तेल है जो यहाँ से हरमुज जो पोर्ट है, हरमुज जो जगह है वहाँ से गुजरता है, जिसके चलते कई देशों में स्थिति बहुत चिंताजनक भी हो गई है। गैस और तेल इनके जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं जो ईरान है वो अपनी रणनीति अलग तरीके से युद्ध में तैयार चल रही है उसकी, और वो यही चाहता है कि अमेरिका को लंबे वक्त तक युद्ध में फंसा कर रखे, और इसी रणनीति के तहत वो लगातार हमले भी कर रहा है। थोड़ा शांत होता है फिर अग्रेसिव तौर पर हमले करता है। आज ही उसने एक अग्रेसिव तौर पर इजराइल पर हमला किया है, तो ऐसे में इजराइल और अमेरिका भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में पूरे जो क्षेत्र है, विश्व के जो देश हैं वो इस पर लगातार चिंतित हैं कि आखिर स्थिति क्या होगी। जिस तरीके का युद्ध लगातार बढ़ रहा है और आम जन जो देश हैं, जहां आम जन है, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उन पर भी काफ़ी असर इस युद्ध का देखने को मिल रहा है। बात करें भारत की, भारत में भी गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम के दाम बढ़ने के संकेत तो लगाए जा रहे हैं, और गैस सिलेंडर को लेकर भी किल्लत देखने को मिल रही है। जगह जगह देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही है, लोग लाइन में लगे हुए हैं और गैस सिलेंडर के लिए कहीं न कहीं एक कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। इसी जो सिलसिले है इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज हमारे साथ रमेश पुरोहित जो हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इसके अलावा लोकमत भारत एमपी के ब्यूरो हेड देवेंद्र जायसवाल जी, इन दोनों से ही हम खास चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर ये स्थिति कितनी चिंताजनक है और जो भारत है इस पर इसका कितना असर पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं रमेश पुरोहित जी हैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर ईरान जिस रणनीति के तहत कार्य कर रहा है, जिस रणनीति के तहत युद्ध कर रहा है, उसकी स्थिति आने वाले समय में क्या होने वाली है। क्या अमेरिका इससे अमेरिका जीत में रहेगा या फिर अमेरिका खुद का ही नुकसान झेल रहा है, ये हम बात करेंगे। रमेश पुरोहित जी हैं। रमेश जी, जिस तरीके के चिंताजनक हालात पूरे देश में बने हुए हैं, अन्य जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पर भी हमने स्थिति देखी है। गैस और पेट्रोलियम से रिलेटेड सारे जो संसाधन हैं उन पे कमी देखी जा रही है और किल्लत महसूस की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती में देखने को मिल रही है अमेरिका को लेकर, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके के दावे कर रहा था कि इस युद्ध में हम ईरान को कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन के अंदर ही चित कर देंगे, लेकिन अब उनके जो दावे हैं वो उल्टे पड़ते दिख रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका का दावा और ईरान की रणनीति, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नदी में पाँव है उनके, नदी रवानी में लगी हुई है सलीके से आग पानी में, तेरे बगैर भला क्या है जिंदगानी में, चला रहा हूँ मैं कागज़ की नाव पानी में। यह है डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति। उन्होंने ये कभी ये नहीं सोचा होगा कि ईरान इस तरह से रिएक्ट करेगा। उन्होंने तो यही सोचा कि 28 फरवरी का दिन था जब उन्होंने बमबारी शुरू करी और ईरान को के 24 घंटे में उसको निपटा देंगे और वहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। वहाँ के ऑयल और जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर वो कब्जा कर लेगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। 24 घंटे के भीतर हम जो है अमेरिका का एक नया जो बेस स्टेशन बनना होता है उसको वो कब्जा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन ईरान भी इतना ज़बरदस्त एक अलग तरह का कंट्री है कि आप सोच नहीं सकते। उसका सदियों पुराना उसका इतिहास है, सांस्कृतिक उसकी धरोहर है, उसकी परंपराएं हैं, उसकी लीगेसी है। उस लीगेसी को ट्रंप जो महाशय है वो समझ नहीं पाए कि ईरान अंदर से किस तरह से है। ईरान और इराक का जो 80 के दशक में जो युद्ध हुआ था और बहुत लंबा चला था, उस लंबे युद्ध को उसने समझा कि किस तरह से महाशक्तियों को जो है इस पूरे खेल में उलझा के रखा जा सकता है। वो जो उसकी रणनीति उस समय की थी कि देखो और इंतज़ार करो, वो देखो और इंतज़ार करो अब अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है। ट्रंप इस मामले को समझ नहीं पाया, इस पूरी रणनीति को समझ नहीं पाया और वहाँ जाकर के तेहरान में जिस तरह से वो चारों ओर से गिर गया है, अब वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा।
तो जिस तरीके की बात रमेश पुरोहित जी ने कही है कि अमेरिका एक बड़ी जो चक्रव्यूह है उसमें फंस चुका है, अब उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र जायसवाल जी। सर, जिस तरीके की जो हालात बने हुए हैं, आप इंदौर से आते हैं, मध्य प्रदेश, आपके प्रदेश में बीजेपी सरकार है, तमाम जो घटनाएं देखने को मिल रही है, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम और लोग लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अगर मैं बात करूँ, कालाबाजारी भी बढ़ती हुई दिख रही है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कालाबाजारी जैसे खबरें सामने आई है। तो इंदौर के क्या हालात अभी देखने को मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है और सरकार के क्या दावे हैं? जी बिल्कुल हेमंत जी, खास बात यह है कि सबसे बड़ी चिंता अगर मध्य प्रदेश में है तो वो है घरेलू गैस से लेकर कमर्शियल जो गैस है उसकी सप्लाई। और इसकी सप्लाई को लेकर जो भारत सरकार ने 4 कैटेगरी बनाई है, उसमें अलग अलग तरीके से उन्होंने किसको कितनी कमर्शियल गैस की आपूर्ति की जाना है और घरेलू गैस के सिलेंडर अब उपभोक्ताओं को कितने मिलेंगे ये तय कर दिया है। इसके बाद स्थिति साफ हो गई है कि आपको अब खाना पकाना है तो कितनी गैस जलाना है। मतलब गृहिणियों का गैस पर हाथ तंग हो गया है। अब उनको रेगुलेटर कब ऑन करना है, कब बंद करना है और उसको कितना जलाना है, ये सब उनको अब एक टाइम टेबल बनाकर काम करना पड़ रहा है। अब मैं खास बात ये बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस की बहुत भारी किल्लत हो गई है। होटल व्यवसाय पर असर पड़ रहा है, इसके अलावा सराफा पर असर पड़ रहा है, औद्योगिक इकाइयाँ जो है उन पर असर पड़ रहा है। कई औद्योगिक इकाइयों के पास अब कुछ ही दिनों के जो उनके पास सिलेंडर हैं वो कम बचे हुए हैं और उनको सरकार कह रही है कि हम 80% तक आपूर्ति करेंगे। लेकिन इस बीच जो कालाबाजारी वाला सिस्टम जोर पकड़ गया है, उसके बाद अब सभी जो उद्योग धंधे हैं वो ठप पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में 25,000 जो सिलेंडर प्रतिदिन चाहिए इंदौर को, 20,000 सिलेंडर चाहिए भोपाल को, इसी प्रकार ग्वालियर, जबलपुर और ये सब पूरे बड़े शहरों को मिलाकर और छोटे छोटे शहरों को मिलाकर जहाँ पर हम होटल व्यवसाय हो या अन्य जो व्यवसाय हैं उनको 1 लाख से अधिक सिलेंडर की आवश्यकता है। लेकिन सरकार जो है वो आज से ही लगभग 40 से 50,000 सिलेंडर ही आपूर्ति कर पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि लोग कहाँ जाएं। मैं उज्जैन की बात करूं, महाकाल की नगरी है, यहाँ पर 350 से ज़्यादा जो होटल व्यवसायी है वो परेशान है। अब उन्होंने क्या किया है कि निर्णय लिया है कि वो परंपरागत ईंधन की ओर जाएंगे। उन्होंने लकड़ी, कंडे और अलग अलग कोयला है इनकी ओर जाना शुरू कर दिया है। तो ये जो परंपरागत ईंधन है अब इसकी आपूर्ति के नए उपाय ढूंढे जा रहे हैं। और इस बीच एक नया पेंच भी आया है कि सरकार ने ये तय किया है, पहले से तय किया हुआ है कि अगर जो प्रदूषण फैलाने वाले जो भी हैं परंपरागत साधन वो अगर कोई यूज़ करता है तो 15,000 रुपये उसको फाइन लगेगा। तो सरकार उस निर्णय पर पीछे हटते हुए नजर आ रही है। अधिकारियों ने लिखित में कुछ नहीं दिया है लेकिन आश्वस्त किया है कि अगर आप यूज़ करते हो तो हम कार्रवाई अभी नहीं करेंगे, यानी शिथिल हो जाएगा वहाँ पर ये नियम। लेकिन आखिर परंपरागत ईंधन जो हम पहले से छोड़ चुके हैं, इतने कंडे क्या लोग बनाते हैं, इतनी जो जलाऊ लकड़ी कहाँ से आएगी, ये भी सब बड़े विषय हैं। तो ये सब पूरी एक आगे चल के बड़ा क्राइसिस सामने आएगा जब हम जो है ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल करें, एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। हेमंत जी, तो जिस तरीके के हालात देवेंद्र जी ने बताए हैं वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के लिए चिंताजनक हैं। लेकिन आखिर ये युद्ध लंबा चला तो क्या आम जन पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है और कितनी महंगाई बढ़ने वाली है? लगातार हम देख रहे हैं एशिया का बाजार लगातार गिरता जा रहा है, बाज़ारों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। युद्ध कहीं ना कहीं एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है और वो संकट है महंगाई और उसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा आम जन पर। इसी संदर्भ में बात करेंगे रमेश पुरोहित जी से। रमेश जी, ये जो महंगाई की मार है, पहले ही देखा जा रहा था कि लगातार चीज़ें महंगी हो रही थी, हालांकि कुछ बजट में रियायतें देने की कोशिश की, लेकिन अब जब गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये युद्ध किस और पूरे विश्व को लेकर जा रहा है और ये स्थिति कहाँ तक जाने वाली है? क्या कहूँ दोस्तों के बारे में, मेरी किस्मत के हैं ये लोग। जब भी देखते हैं जख्म देते हैं, किस कदर बाउसूल है ये लोग। ये ट्रंप की हालत है।
डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो गई है कि दुनिया का कोई भी देश आज उनके साथ में खड़ा नहीं है। जब से उन्होंने ट्रेड वार शुरू किया और पूरी दुनिया को उन्होंने अपना जो है एक दुश्मन जैसा बना लिया, आज की तारीख में जबकि वो ईरान में युद्ध के लिए मतलब उसमें इन्वॉल्व हो गया पूरी तरह से, कोई भी ऐसा, अरे उनके खुद के नाटो के देश छोड़ो, अब यूरोपियन देश भी उनके साथ में नहीं खड़े हैं, वो भी उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं कि किसी तरह से इसका सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि आम जन पर इसका असर क्या होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि महंगाई और लगातार युद्ध का लंबा खिंचना, उसका असर तो जनता पर हाँ, तो मैं इसी बात को ये कह रहा हूँ कि कोई भी देश आज इस स्थिति में सहज महसूस नहीं कर रहा है अपने आप को, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, नाटो के देश हो या एशियाई जो देश है सारे, उनमें इस युद्ध का कहने को तो ये है कि ईरान और जो है उसका इजराइल और झगड़ा उनका है, लेकिन झगड़ा उनका नहीं है। 193 जो देश है उनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से है जो एक समस्या है, दिक्कत जिसका आप उल्लेख कर रहे हो बार बार। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आर्थिक स्थितियाँ और पेचीदगियाँ इस युद्ध ने, इसका जो मुख्य जो कहना चाहिए कि खलनायक कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। उसकी जिद के कारण से अभी कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला के ऊपर जो उन्होंने जिस तरह की जो हरकत की, वो तो चर्चा का विषय बना हुआ ही है, वो मामला शांत नहीं हुआ। उसने ईरान में भी कर दिया और ईरान के बाद में अब ये कह रहा है क्यूबा चला जाऊंगा मैं। और कहाँ जाके रुकोगे, एक सीमा तो आएगी ना कि आप इस जगह पे आकर के रुकोगे। जब वो वहाँ पे आकर के रुकेगा, अपनी अति महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए युद्ध के तरीके से अगर समस्या का अगर हल ढूंढा जा सकता है तो यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए मेरे ख्याल से कि परिस्थितियां बहुत विपरीत, यहाँ की नहीं दुनिया भर की नहीं कह रहा हूँ मैं, उसके घर में भी अग्नि की दिक्कतें पैदा हो रही है। और वो तो अमेरिका वैसे भी दिक्कत में है, जिसका उल्लेख बार बार आप कह रहे हो कि आर्थिक विषमता है, वहाँ अमेरिकन रो रहे हैं बेचारे। क्या आर्थिक विषमतियाँ जो है वो एनर्जी जो जिसकी बात कर रहे हो कि तेल और गैस और आप वो सारा, वो तो ईरान ने ब्लॉक कर रखा है आपका। तो कहने का मतलब है सब जगह का, पूरी दुनिया का, इसमें भारत भी शामिल है। लेकिन हम तो चूँकि आपदा में अवसर को ढूंढते हैं, तो हमारे पास में मैं बता रहा हूँ कि तेल की कोई समस्या नहीं, कहीं पे भी नहीं है। इतना रिजर्व करके रखा है नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, जितना तेल हिंदुस्तान के पास में उतना अभी किसी कंट्री के पास में नहीं है। आप कहते हो बार बार, डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को लेकर के कहता है रूस से आप तेल मत खरीदो। हमने जो तेल खरीदा वो इसीलिए खरीदा, हमने पहले से ही देख लिया था कि इस तरह की परिस्थितियां आने वाली है, तो हमने रिजर्व करके रखा हुआ है। और वो 6 महीने तक कहने के बगैर किसी कि हाँ ठीक है युद्ध है तो उसके तो देखो परिणाम प्रत्यक्ष रूप से हो परोक्ष रूप से पड़ते ही हैं। और हम लोग भारतीय जो लोग हैं, इंडियन जो सोसाइटी है, वो आपदा में किस तरह से जिया जा सकता है वो भी हमको आता है। कोई आज का एक युद्ध नहीं है कि ईरान का युद्ध हुआ, ईरान और इराक का युद्ध हुआ, अफगानिस्तान का युद्ध हुआ, कहीं और का युद्ध हुआ, ठीक है ना, उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष हमारा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम लोग इंडियंस जो है गैस थोड़ी से कम जला देंगे, थोड़ी और व्यवस्थाएं कर लेंगे, कंट्रोल करना हमको आता है, तो इसलिए भारत पर कोई प्रभाव, किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ये लोग बात करते हैं बार बार करते हैं, हाँ ठीक है आपदा में जो अवसर ढूंढते हैं वो कालाबाजारी है, ब्लैक मार्केटिंग है, वो करना है, वो सारा ये तो होता है, ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ना तो कोई रोक सकता है, कोई सरकार भी नहीं रोक सकती और कुछ और चीज़ें भी नहीं। हाँ लेकिन युद्ध के जो प्रत्यक्ष और परोक्ष जो असर होता है वो तो सबको देखने पड़ता है। और क्या कहता है कि झगड़े में कोई लड्डू तो बटता नहीं है, तो लड्डू नहीं बटेंगे तो आपको खाना भी अगर खाना पड़ता है, मीठा भी खाना पड़ता है। अगर मीठा खाते हो तो थोड़ा नमकीन भी खाना सीख लेना चाहिए। और भारतीय जो लोग हैं वो नमकीन को बहुत अच्छी तरह से टेस्ट करके खाते हैं। जैसे जोधपुर का मिर्ची बड़ा भी कहो, जिसकी हम
करते हैं तो उसका भी एक स्वाद होता है। तो ये समझ लो कि ये जोधपुर के मिर्ची बड़े की तरह से एक अवसर आया है और लोग बाग इसी को भी जो अच्छी तरह से निपटा लेंगे, कोई दिक्कत कह नहीं। रहे हैं कि जोधपुर का मिर्ची बड़ा है, उसका भी टेस्ट होता है। दूसरी ओर देवेंद्र जायसवाल जी हैं। जायसवाल जी, सबसे बड़ा जो वैश्विक परिदृश्य है उसके नज़र में आप इस पूरी परिस्थिति को कैसे देखते हैं? मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कालाबाजारी से संबंधित चीज़ों की, तो सरकार के कंट्रोल में ये चीज़ें कुछ हद तक ही रह सकती है। कालाबाजारी को रोकना बहुत मुश्किल है, हर जगह तक पहुंच सरकार की मुश्किल है, उसका सीधा असर पड़ रहा है आमजन पर। वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो आपके स्टेट में बीजेपी सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, दावे तमाम बड़े हैं कि हमने जनता का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन हाल ही मैंने अभी कुछ घंटों पहले खबरें देखी हैं मध्य प्रदेश से ही, वहाँ के कलेक्टर दावा कर रहे हैं कि कुछ भी स्थिति में कोई ऐसा बदलाव नहीं है, तमाम जो स्टॉक है वो चिंता करने वाली बात नहीं है, तमाम स्टॉक है। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे जिले से खबर आती है कि सिलेंडर को लेकर कालाबाजारी शुरू हो गई। तो दावे तमाम हो रहे हैं और दिख कुछ और रहा है। तो सरकार की जो स्टेटमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है और ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें हैं वो भी अलग देखने को मिल रही है। तो देवेंद्र जी, मध्य प्रदेश की सरकार से क्या उम्मीदें हैं और आम जन के लिए वो किस तरीके से लाभ पहुंचा सकती है या फिर किस तरह से रियायत दे सकती है, आपको क्या लगता है? जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा और पुरोहित जी की बात से भी मैं यहाँ पर कुछ हद तक सहमत हूँ कि हमारा देश और हमारे देश के वासी बहुत सहिष्णु हैं। हम लोग हर बार आमजन हर मुश्किल में हमारी देशभक्ति दिखाते हैं, लेकिन आखिर कब तक? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी? सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों जाती है? सरकार को आम आदमी की परेशानी से रूबरू होना पड़ेगा। सरकार को अगर कोई बंदा एक बार वोट देकर सरकार में ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली के ताज तक बिठाता है तो फिर उनकी जिम्मेदारी अब शुरू होती है जब ये बड़ी क्राइसिस आ रही है। आपको कुछ प्रोग्राम बनाने होंगे। भाई, आप सरकार में हो, आपको कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेंगे कि सबसे पहले इसकी कालाबाजारी रोकी जाए। दूसरा, जो अफवाहें हैं, अभी आपने जो बताया कि कलेक्टर्स बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक है, लेकिन कहीं से आ रहा है कि नहीं वहाँ तो स्टॉक खत्म हो गया और हड़कंप मच गया। तो ये कुछ अफवाहें भी हैं जो कहीं ना कहीं ना व्यापारियों को सिर्फ, ना आम लोगों को, बल्कि सरकार को भी यहाँ पर विचलित कर देती है। तो आपको ये ऐसा समय है, युद्ध आता है तो सब तरह की चीज़ें आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कालाबाजारी को पूरी तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम क्या पूरा थोड़ी ना कालाबाजारी रोक सकते हैं। आपको सब पता है, आपने एक कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया, आपको पता है कि कितने सिलेंडर किसके पास जा रहे हैं, कितने सिलेंडर कमर्शियल है, कितने घरेलू हैं और कितने जो है अन्य संसाधनों में यूज़ किए जा रहे हैं। जब आपके पास सारा एक डेटा है तो फिर आप क्यों नहीं नियंत्रित कर सकते? आपको नियंत्रित करना होगा और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। होटल व्यवसाय बंद नहीं हो सकते। दूसरे, जैसे हमने सराफा व्यवसाय से बात की, सराफा व्यवसायी कहते हैं कि उनका जो सोने के गहने जब गला कर बनाए जाते हैं तो उसमें 80% यूज गैस का होता है, तो वो व्यापार रोका नहीं जा सकता। इसी तरह छोटे छोटे जो लघु उद्योग लोगों ने खोले हैं, वहाँ पर क्या करेंगे? वो किस तरह से घरेलू गैस के बगैर, ये कमर्शियल गैस के बगैर वो कुछ नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ों के लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और राज्य सरकार के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी कमेटी गठित करे और उन सब पे ध्यान रखे। और जहाँ तक है, सरकार ने कमेटियाँ बनाई है और कर भी रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये बड़ा रूप ना ले ले, एक बड़े क्राइसिस का रूप न ले ले। इसको ध्यान में रखकर सरकार को, आम आदमी को राहत देना होगी। नहीं तो गैस की वजह से, सिर्फ घरेलू गैस की वजह से बहुत सारे चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और जब वो दाम बढ़ेंगे तो आम आदमी इसमें बहुत ज़्यादा पीसा जाएगा। कई घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, कई घरों में खाना नहीं बनेगा और फिर लोग किस पर आश्रित रहेंगे, किस तरह से वो अपने संसाधन जुटाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो जिस तरीके की बात देवेंद्र जायसवाल जी ने की है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के जो स्टेट हैं उनकी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। खतरे को भांपना सबसे पहला संकेत है कि पहले खतरे को भांपे और उसके तहत कार्रवाई की जाए। तो आज जिस तरीके कालाबाजारी खबरें आ रही है, फिर स्टॉक खत्म होने की खबरें आ रही है, उस पर सबसे पहले जो भ्रामक न्यूज़ फैलाई जा रही है उस पर रोक लगाए। दूसरा, सरकार के पास कितना स्टॉक है उसके बारे में जानकारी, तमाम जो जानकारी है उसको जनता तक पहुँचाया जाए और एक
प्योर स्टेटमेंट सरकार की तरफ से होना चाहिए कि जिस तरीके से लोगों में तमाम तरह की अफवाहें हैं उनका असर ना हो। साथ ही जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि लाइन में लगे हुए हैं लोग और ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पर जाकर सरकार के एक तमाम जो प्रतिनिधि हैं उसको जाकर जांच करनी चाहिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं उन पर सरकार को अब ध्यान देना होगा, क्योंकि स्थिति लगातार अगर गंभीर बनती है तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है।